जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत फिर हाजिर हूं आप लोगों के बीच में अपनी एक और क्लास लेकर के उज्जवल परिवार की तरफ से। और जो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो पॉलिटी की रहेगी। और पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं प्रेम्बल। जो हमारी जो लास्ट क्लास हो रही थी वो प्रेम्बल पे चल रही है और वहीं से हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो दोस्त मुझे पहली बार देख रहे हैं, जो बहन भाई मुझे पहली बार देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे हैं, उनसे मेरी विनती है, अगर आप लोगों ने बेहतरीन कंटेंट देखना है, आप लोगों ने आपके एग्जाम के व्यू से, आपने एग्जाम की तैयारी के हिसाब से अगर आप लोगों ने पढ़ना है, तो आप मेरे इससे पहले जो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी छोड़ते हैं। वैसे भी प्ले लिस्ट बना रखी है यूट्यूब चैनल, आप लोगों को पता है, उसमें प्ले लिस्ट भी है, तो आप वहाँ से मेरी जो पीछे की जो क्लासें हैं, इसके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, जो हमारा जो आज का टॉपिक है प्रेम्बल, आपको पता है, जो पुराने स्टूडेंट उनको पता है इस बात का कि जो टॉपिक चल रहा है पॉलिटी में वो प्रेम्बल चल रहा है। इसके दो तीन क्लास इसकी पहले निकल चुकी हैं, तो वो क्लासें अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। चलिए दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा क्या? प्रेम्बल, प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। ओके दोस्तों, देखो हमने बात करी थी प्रस्तावना की। सबसे पहले मैं बात करूं, एक बार 2 मिनट में आप लोगों को पिछली क्लास से टच करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई प्रस्तावना का मुख्य आधार क्या था। देखिए, प्रस्तावना का आधार ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, उद्देश्य प्रस्ताव था। किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 में रखा था। आप लोगों को पता है, ये मैं बता चुका हूं। साथ ही मैंने बात करी थी कि इसकी थॉट कहां से ली हमने, उसके बारे में भी हमने बात करी थी। थॉट कहां से ली, इसकी भाषा कहां से ली, भाषा जैसे ऑस्ट्रेलिया से ली थी। उसके बाद हमने बात करी कि हमारी जो प्रेम्बल थी, जो प्रस्तावना थी, हम प्रस्तावना को ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो संविधान रहेगा, हमारा संविधान कैसा रहेगा, किस प्रकार की सरकार रहेगी, राष्ट्रपति रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, कितने साल का कार्यकाल रहेगा, वो सारी की सारी बातें, जो एक खाका जो था वो प्रस्तावना में हमें नजर आने लगा कि जो हम संविधान लिखेंगे, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगी, संविधान का निर्माण करेगी, वो किस प्रकार का संविधान होगा, ये हमारी प्रस्तावना से क्लियर हो चुका था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आधार बना करके जो प्रस्तावना को माना गया था, लागू किया गया था, जब इस प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया था, लिया गया था, तभी ये क्लियर हो गया था कि हम किस प्रकार से काम करेंगे। पीछे हमने बात कर ली है। उसके बाद सीधी बात करूंगा मैं, अगर आप लोगों ने ज्यादा एक्सप्लेन, ज्यादा समझना है, तो पहले वाली क्लास आप लोगों को देखनी ही पड़ेगी, अगर आप लोगों को अच्छे ढंग से तैयारी करनी है। देखिए, मेरा एक मोटो रहता है, पढ़ो, एक बार पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप उसको बार बार पढ़ो, लाइफ टाइम वही चीज पढ़ते रहो। प्रेम्बल पढ़ रहे हैं, हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, एक ही बार पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर कट उसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपके सारे लेवल वो टच करें। चलिए दोस्तों, यहां पर मैंने बात करी थी, हमारी जो बात चल रही थी वो चल रही थी भाई कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? सोवरन, ट्रिपल एसडीआर की मैंने बात करी थी आप लोगों से, ट्रिपल एसडीआर। देखिए दोस्तों, मैंने बात करी थी कि हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? हम भारत को संप्रभु बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे, सेकुलर बनाएंगे, धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष बनाएंगे, लोकतांत्रिक बनाएंगे, गणराज्य बनाएंगे। तो भाई हमें मिलेगा क्या जब इस प्रकार का भारत हम बनाएंगे, जब इस प्रकार के संविधान का निर्माण करेंगे जिसकी वजह से इस प्रकार का भारत बनेगा, तो हमें मिलेगा क्या? तो मैंने बात करी थी आप लोगों से, न्याय मिलेगा। 3 प्रकार का न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, बंधुत्व मिलेगा, प्यार मिलेगा,
ये सारी की सारी बातें अपनी पिछली क्लास में हो चुकी हैं। और इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों को संप्रभुता बता चुका हूं। संप्रभुता कितने प्रकार की होगी, नॉमिनल होगी, रियल होगी, एक्सटर्नल होगी, इंटरनल होगी या लीगल होगी। संप्रभुता के प्रकार 5 प्रकार मैंने आप लोगों के बीच में मैं करा चुका। और यहां पर हमारी बात चल रही किसकी, समाजवाद या समाजवादी व्यवस्था की बात चल रही है। समाजवाद बनाएंगे। अब देखो दोस्तों, समाजवाद सबसे पहले हम बात करेंगे समाजवाद है क्या। समाजवाद है क्या, सीधी बात करूं तो मैं इसका जो इस समाजवाद शब्द का जो सीधा सीधा संबंध है वो अर्थव्यवस्था से है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था से समाजवाद का संबंध कैसा है, अर्थव्यवस्था से। वी कैन से, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होगी, अर्थव्यवस्था पर किसका अधिकार होगा, अर्थव्यवस्था कैसी होगी, कैसे काम करेगी, किसके लिए काम करेगी, वो सारी की सारी बातें, उसका संबंध किससे, समाजवाद से। ये देखिए दोस्तों, समाजवाद को और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए मैंने पीछे लास्ट जो क्लास रही है उसमें मैंने जो टॉपिक छोड़ा था वहां पे मैंने आइडियोलॉजी बताई थी। ये एक आइडियोलॉजी है। मैंने बताई थी कि दुनिया में और भी बहुत सारी आइडियोलॉजी थी जिनके ऊपर ये, जिनमें से एक समाजवाद भी है। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो मैं एक बार जो और आइडियोलॉजी है उनके ऊपर एक बार बात करूंगा, फिर मैं आप लोगों को समाजवाद भी साथ में, आप लोगों के साथ में समाजवाद भी समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, एक है उदारवाद। उदारवाद ओके भाई, देखिए 1 2 3 और 4 ये आप लोगों के बीच में 4 प्रकार की आइडियोलॉजी मैंने लिखी। 4 प्रकार की जो चीजें लिखी हैं, 4 प्रकार की जो थॉट है वो आप लोगों के सामने, 4 प्रकार के जो विचार लोगों ने दुनिया के अंदर जो लोग लेकर के आए थे उन विचारों के बारे में मैं आप लोगों से एक बार थोड़ा सा बात करूंगा। अब तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहां से भाई बहुत सारे क्वेश्चन निकल करके आते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा उदारवाद, लिबरलिज्म की बात करूं मैं, तो इसके जनक कौन थे लिबरलिज्म के। यहां पर मैं आप लोगों के बीच में एक बार रोक करके ये बताना चाहूंगा। देखिए, जो दुनिया के अंदर क्या हुआ, जो आइडियोलॉजिस्ट आए उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त करे, और जो ये विचारों का जो भाव था वो पश्चिम से पूर्व की तरफ था। मतलब बात करें तो यूरोपियन कंट्रियों से और पूर्व की तरफ था, पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ इन विचारों का क्या था, बहाव था। पहले विचार वहां पे आए, वहां से वो शिफ्ट होते 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 पूर्व की तरफ निकले हैं और उनमें थोड़ी 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 तब्दीली आती चली गई है। ठीक है, ये आप लोग एक बार समझ रहे हैं, एक बार समझेंगे पूरा कॉन्सेप्ट। जब आप समझेंगे तो आपको बहुत सारी बातें, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, पहले बात करें उदारवाद की, लिबरलिज्म की। लिबरलिज्म की बात करूं मैं तो इसके जो जनक थे कौन थे भाई, जोहन लार्क। जॉन लार्क। उसके बाद मार्क्सवाद की बात करें तो इसके जनक कौन थे, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। उसके बाद समाजवाद की बात करें तो इसके जनक कौन थे भाई, लेनिन। और साम्यवाद की बात करें तो इसके जनक कौन थे भाई, माओ तसे तुंग। यहां तक मैं अपनी पिछली क्लास में आपको थोड़ा सा बता चुका हूं, जो लास्ट क्लास रही, इसी से पहले जो पॉलिटी की क्लास रही थी। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, उदारवाद के जनक कौन थे, या उदारवाद की जो थॉट थी वो किसके द्वारा निकल करके आई। तो उदारवाद की जो थॉट थी जोहन लार्क के द्वारा निकल करके आई। उसके बाद बात करेंगे मार्क्सवाद की। मार्क्सवादी जो विचारधारा थी उसको लेकर के कौन आई, मार्क्सवादी विचारधारा को कार्ल मार्क्स लेकर के आए। उसके बाद समाजवादी विचारधारा, ये विचारधारा, इस विचारधारा को कौन लेकर के आए, ये आइडियोलॉजी कौन लेकर आए, तो ये लेनिन। इसके जन्मदाता कौन थे, लेनिन थे। उसके बाद साम्यवाद की बात करूं मैं तो साम्यवाद जो विचारधारा थी या आइडियोलॉजी थी या जो थॉट थी, इसको लेकर के कौन आए, तो माओ तसे तुंग। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। 4-5 क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, किसी भी लेवल पे पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप जो पुराने स्टूडेंट उन्हें पता है, मैं ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा। आप लोगों बहुत बेहतरीन अवेयर हैं,
अपने प्रोग्रेस को लेकर के भी पढ़ो ऐसा कि जो काम आए। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर की जो आपने मलाई मलाई ले ली, यूज कर ली, तो आपके एग्जाम में टच नहीं करेगी, फिर आप पछताने के अलावा आपके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचेगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज्यादा गहरा करा रहा हूं, बट मैं बेसिक करा रहा हूं और आप लोग देख कम रहे हैं क्लास, ये मुझे पता है। आप लोग स्किप कर देते हैं, आप लोग क्लास देखते नहीं है। जब आप लोग स्किप करेंगे तो आपको टीचर की कमी नजर आएगी। कारण है क्योंकि पता नहीं जो आपने 2 मिनट में स्किप किया उसमें मैं क्या समझा, अगर वो बात आगे चल करके 10 मिनट बाद कनेक्टिविटी में हो रही होगी तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो कृपया करके मे आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज आप वीडियो पूरी देखिए। अगर आपको समझ नहीं आता है तो कृपया करके कमेंट्स जरूर करें। हाँ, कमेंट्स से मुझे याद आया, मैं आप लोगों की 1-2 मिनट खराब जरूर करूंगा। यहां पर जो पीछे जो कमेंट्स आए थे, पिछली जो वीडियो थी उस वीडियो पे काफी लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स करे, और आपके जो कमेंट्स थे वो आपके जो कमेंट्स है वो हमारे को चार्ज का काम करते हैं, ये आप लोगों को पता है। मैं ये कभी नहीं बोलता कि आप भाई अच्छा ही बताएं हमारे को, नहीं, अच्छा बताने की जरूरत नहीं है। जो आपके दिल में आए, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक को आप बता सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया या ये क्वेश्चन था। पीछे मैंने क्वेश्चन छोड़े थे, हिस्ट्री की क्लास में भी छोड़ रखे हैं, पॉलिटी में भी शायद में भी छोड़े होंगे, मैं एक बार देख लेता हूं। और जो कमेंट्स आए हैं उन लोगों के एक बार नाम जरूर मैं पढ़ना यहां पर चाहूंगा। जो मेरी पिछली क्लास थी, 12वीं क्लास थी पॉलिटी की, उस 12वीं क्लास के अंदर काफी लोगों ने कोशिश करी है, उनके मैं यहां पर एक बार नाम पढ़ना चाहूंगा। भाई ये सुदेश परमार जी हैं। मैंने क्वेश्चन किया था, लव इज सीरियस डिजीज, प्यार एक खतरनाक बीमारी है, ये किसके ये शब्द किसने बोले थे? तो ये इन्होंने आंसर दिया प्लेटो। बिल्कुल राइट आंसर है भाई, प्लेटो के शब्द थे कि लव इज सीरियस डिजीज, प्यार एक खतरनाक बीमारी है। और ये किसके सदस्य थे? ये सॉरी किसके शिष्य थे? ये सुकरात के। और सुकरात कौन थे? दुनिया के पहले फिलोसफर। यहां पर बता दूं मैं, दुनिया के पहले फिलोसफर। यदि उनके बारे में आपने जानना, सुकरात के बारे में जानना, तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, पॉलिटी की पहली जो वीडियो थी उसको एक बार जरूर देखेंगे। उसमें मैंने फर्स्ट सेकंड वीडियो में जरूर प्लेटो का, सुकरात का, अरस्तू का जिक्र किया हुआ है कि किस प्रकार से दुनिया में पॉलिटी, किस प्रकार से फिलोसफर आए। और सुकरात ने एक बात बोली थी, यहां पर फिर मैं बता रहा हूं, और वो मैं कई बार बोलता भी हूं। क्या बोली थी? मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं। मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं। क्यों? क्यों हूं बुद्धिमान? क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। इस बात का बहुत बड़ा अर्थ निकलता है दोस्तों। 4 वर्ड पढ़ लेने से, 4 वर्ड इंग्लिश बोल लेने से कोई इंग्लिश का ज्ञाता नहीं बन जाता है। 4 बुकों के पेज रट लेने से कोई ज्ञाता नहीं बन जाता। उसने ये बोला था कि लाइफ टाइम लर्निंग प्रोसेस रखना है इंसान को। जब तक आपको कामयाबी मिल जाए, कामयाबी के बाद भी इंसान को हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहना चाहिए। इस बात का मतलब यही निकलता है कि मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए हूं कि मुझे ये नहीं पता, मुझे ये पता है कि मुझे कुछ नहीं आता। अब जब मुझे कुछ नहीं आता तो मैं हमेशा सीखूंगा। यही बात सुकरात कहना चाह रहे थे और यही बात सुकरात ने बोली थी। चलिए सुदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। और आपने नाइस क्लास, मोनिका दैया, वेरी नाइस क्लास सर जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, गुड़िया। उसके बाद ये शिव कुमार यादव जी, ये बहुत बढ़िया। शिव कुमार जी, आपको मैं आपके हर क्लास में कमेंट्स आते हैं, थैंक यू दोस्त। आप पूरी वीडियो देखते हैं, मुझे ये पता है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं कभी बीच में करता हूँ, कभी फर्स्ट में करता हूँ, कभी लास्ट में करता हूँ, आपके रिप्लाई आते हैं। थैंक यू दोस्त, आप अपने लिए करें, थैंक यू सो मच। लिखा भाई नाइस क्लास, वेरी नाइस वीडियो, थैंक यू दोस्त। शिव कुमार भाई, सविता यादव, एक्सीलेंट सर जी, थैंक यू मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद विजेंद्र कुमार, लव इज सीरियस डिजीज बाय प्लेटो, बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू दोस्त, बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका। उसके बाद ये शिव कुमार, जय हिंद सर जी, जय हिंद भाई दोबारा से। लव इज सीरियस डिजीज इन्होंने भी गिवन बाय प्लेटो, बिल्कुल सही बात है भाई, गिवन बाय प्लेटो। विजेंद्र कुमार फिर इन्होंने मैसेज किया, सुपर क्लास सर जी, थैंक यू दोस्त, सुपर क्लास बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद ये विजेंद्र हैं, ये अपनी जो स्टूडेंट हैं, विजेंद्र, ये शायद मे भी रानी जी हैं ये, और इनको मैं थैंक यू बोलूँगा, नाइस क्लास सर जी, थैंक यू भाई, थैंक यू। और भी बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं, लेकिन ये जो पीछे पॉलिटी क्लास में यही कमेंट्स आए थे जिनके मैंने यहाँ पर नाम लिए। चलिए दोस्तों, आप अपने आप से धोखा नहीं करेंगे, अपने माँ बाप से धोखा नहीं करेंगे। अब समय वो चलता रहेगा,
इधर लॉकडाउन चला, सब काम धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं। आज की डेट की बात करूं मैं, 25 मई हो गई है, 25 मई आज की बात करें, हालात खराब हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हालात अच्छे हो चुके हैं, हालात खराब हैं देश के। जो कोविड-19 को लेकर के जो वो बीमारी फैल रही है, वो पूरे भारत में फैल रही है, सबको पता है। लेकिन उसके साथ ही जीना रहेगा हमारे को, तो हम सोशल डिस्टेंसिंग यूज करके हमें सब काम करने पड़ेंगे। जैसे ही हमें आदेश मिलेगा शिक्षण संस्थान ओपन का, तो हम आप लोगों के बीच में होंगे। और मैंने तो लॉकडाउन में भी कोशिश करी है कि पर डे मैं आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश में रहा, और मैं पहुंचा भी। चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने अच्छा साथ भी दिया, आप लोग देख भी रहे हैं, और कुछ लोग जो देख रहे हैं साइलेंट मोड में, उनको भी थैंक यू। बस इतना है, अगर वो सामने निकल के आ जाए तो बड़ा अच्छा लगे। विचार हम थोड़ा सा और ज्यादा खुश है। अगर वो अपने कमेंट्स करते हैं तो हम खुश होते हैं। यदि हमारी खुशी अच्छी लगती है तो प्लीज गिव कमेंट्स। ओके, हमने बात करी उदारवाद की, तो आप लोगों को पता लग गया उदारवाद के जनक कौन है, जॉन लॉक है। उसके बाद मार्क्सवाद की बात करी, समाजवाद की बात करी, और साम्यवाद की बात करी। यहां पर मैं बात करूं, देखिए दोस्तों, ये जो उदारवाद है, उदारवाद में क्या है, उदारवाद विचार क्या थी, ये थॉट, ये विचारधारा क्या थी, इस थॉट के अंदर क्या था, उदारवाद थॉट के अंदर क्या था मेरे मित्रों। उदारवादी जो विचारधारा थी, जॉन लॉक ने जो विचार दिए, इसमें यह बोला गया कि भाई जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का अर्थव्यवस्था पर किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन बहुत सुंदर तरीके से पूछा जा सकता है, मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन आएगा। लेकिन फिलहाल आपने ये समझना है कि उदारवादी विचारधारा थी क्या। तो जो उदारवादी जो विचारधारा थी मेरे मित्रों, मेरे भाई और बहनों, दोस्तों, वो ये थी कि भाई जो अर्थव्यवस्था है, क्योंकि ये आइडियोलॉजी है, इन सबका संबंध किससे, अर्थव्यवस्था से है कि किस प्रकार से चलनी है। तो यहां पे इस विचारधारा में इन्होंने ये विचार दिए कि सरकार का अर्थव्यवस्था पर कोई भी हक नहीं होना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रियां सब की सब क्या होनी चाहिए, प्राइवेट होनी चाहिए। आपसे यह पूछा जाएगा किस विचारधारा के अंदर प्राइवेटाइजेशन पर जोर दिया गया। प्राइवेटाइजेशन पर जोर दिया गया किसके, जॉन लॉक के विचारों पर, यानी कि उदारवादी लिबरलिज्म जो थॉट थी, इस थॉट पर प्राइवेटाइजेशन पर जोर दिया गया है। भाई ध्यान रखना इस बात का, प्राइवेटाइजेशन यानी कि सब कुछ प्राइवेट हो, सब कुछ प्राइवेट हो, सरकार का किसी भी रूप में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। किसमें, अर्थव्यवस्था में। ये इनके विचार थे भाई। अब चलिए, जब ये विचार इनके थे, ये विचार, उसके बाद मार्क्सवादी विचार की बात करें, आपको प्राइवेटाइजेशन समझ में आ गया। यहां पे पूछा जाएगा कि प्राइवेटाइजेशन क्या है, तो यानी कि सब स्वतंत्र रूप से अपना काम करे, गवर्नमेंट कोई अर्थव्यवस्था को लेकर के गवर्नमेंट कोई रूल रेगुलेशन कुछ नहीं बनाएगी भाई, ठीक है, ओके। उसके बाद मार्क्सवाद क्या है, इन्होंने यहां पर देखिए मार्क्सवाद, ये जो विचार दिए कार्ल मार्क्स ने, क्या विचार दिए कि भाई स्कूल कौन बनाता, स्कूल की बिल्डिंग कौन बनाता है, फैक्ट्री कौन बनाता है, फैक्ट्री में काम कौन करता है, रोड कौन बनाता है, यानी कि सारा जो कुछ काम होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सारा जो कुछ काम होता है, जो पैदा होती है, जो सारा काम करते हैं, वो कौन लोग काम करते हैं, तो मजदूर काम करते हैं, मजदूर भाई, मजदूर वर्ग। और जो विचारधारा थी, ये मजदूर वर्ग के लिए बहुत ज्यादा हितैषी थी। इन्होंने सर्वहारा और मजदूर वर्ग के लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाई। आपसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है ये क्वेश्चन, दुनिया के मजदूरों आप एक हो जाओ, दुनिया के मजदूरों आप एक हो जाओ, ये शब्द किसने कहे थे, तो कार्ल मार्क्स ने कहे थे। मार्क्सवादी विचार, जो मैक्सिलिज्म जो विचारधारा थॉट है, उसके अंदर कार्ल मार्क्स ने ये विचार कहे थे कि दुनिया के सारे मजदूर आप एक हो जाओ। इनका मानना यह था, जब काम मजदूर करते हैं फैक्ट्री में, रोड पर काम मजदूर करते हैं, और उस मजदूर जो काम करता है, उसका जो बेनिफिट है वो किसको जाता है, पूंजीपति व्यक्तियों को जाता है। जो पैसे वाली जो फर्में हैं, जो फैक्ट्रियों के जो मालिक हैं, पूंजीपति, बड़े बड़े जो लोग हैं, पूंजीपतियों को जो इसका क्या बेनिफिट जाता है, पूंजीपति या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के जो मालिक हैं, उनको इसका क्या जाता है, पूरा बेनिफिट जाता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन।
यानी कि जो पैदा होता है और उसका जो लाभ होता है वो किसको जाता है भाई? पूंजीपति व्यक्तियों को जाता है। यहां पर इन्होंने ये बोला दुनिया के सभी मजदूर आप एक हो जाओ, एक होकर के जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का जो लाभ पूंजीपति व्यक्ति ले रहे हैं आप उस पैसे को छीन लो, लूटपाट करो और वो पैसा आप अपने अंडर करो। यानी कि सबसे ज्यादा जो सपोर्ट दी गई वो मार्क्सवादी विचारों में दी गई, किसको भाई? मजदूरों को, और मजदूरों को एक करने की बात भी इसमें कही गई। ये आइडियोलॉजी थी कि अर्थव्यवस्था पर जो भी अधिकार है वो सरकार का नहीं होना चाहिए, पूंजीपतियों का नहीं होना चाहिए, किसका होना चाहिए? मजदूर वर्ग का होना चाहिए। ये मार्क्सवादी विचारधारा थी। लेकिन दोस्तों ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकती थी और ये क्या थी? ये संभव नहीं था। और जो ये विचार चल रहे थे ये चल रहे थे भाई आपके वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ ये आपके विचार चल रहे हैं। ओके, कार्ल मार्क्स से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात ये कि मजदूरों को सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाली या मजदूरों को इकट्ठा करने वाली कौन सी आइडियोलॉजी थी या थॉट थी? तो ये आपके सामने मार्क्सवादी जो विचारधारा थी, इन्होंने बोला था पूरी दुनिया के मजदूर आपके इकट्ठा हो जाओ, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे आपका हक है, ना कि पूंजीपति व्यक्तियों का हक है, आप उनसे इकट्ठे होकर के पैसा छीन लो, लूटपाट करो। लेकिन ये क्या था? प्रैक्टिकल नहीं था। तो एक और विचारधारा निकल करके आई दोस्तों, और उस विचारधारा का नाम क्या है? समाजवाद। क्या नाम है? समाजवाद, जो कि भारत में अपनाया गया था। समाजवाद जो शब्द था, ये शब्द कब जोड़ा गया था? भारत की प्रस्तावना में एक ही बार अब तक क्या हुआ? अमेंडमेंट हुआ है, और उसमें क्या ये 2-3 शब्द जोड़े गए हैं। तो मैं यहां पर समाजवाद की बात कर रहा हूं। समाजवाद ये 1976 42वां 42वां संविधान संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। अब इस समाजवाद शब्द के जनक कौन है? लेनिन है। समाजवाद शब्द के जनक कौन है? लेनिन है। या इस अर्थव्यवस्था जो समाजवाद जो शब्द है या ये जो विचारधारा थी इसके जनक कौन है? लेनिन है। अब यहां पर एक बात गौर करने वाली है दोस्तों, समाजवाद भी क्या है? इन्होंने ये बोला भाई देखिए, जो ये एक किस्म से जो मार्क्सवादी विचारधारा से कनेक्ट है, समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है, समाजवादी जो थॉट है, समाजवादी जो थॉट है वो इससे हल्की फुल्की कनेक्ट है। इन्होंने बोला भाई मार्क्सवाद जो थॉट है उसके अंदर, उस आइडियोलॉजी के अंदर संभव नहीं है कि अर्थव्यवस्था पर पूरा अधिकार मजदूरों का हो। इन्होंने क्या किया कि भाई अर्थव्यवस्था पर अधिकार होना चाहिए, किसका होना चाहिए? समाज का। किसका अधिकार होना चाहिए? समाज का अर्थव्यवस्था पर अधिकार होना चाहिए। और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उस पर जो अधिकार है वो समाज द्वारा चुनी हुई सरकार का उस पर अधिकार होना चाहिए। सरकार द्वारा चुनी हुई जो समाज द्वारा जो चुनी हुई सरकार है उसका अधिकार, उस पर उसका अधिकार होना चाहिए भाई। ये इन्होंने ऐसे बोला समाजवादी ने। अब दोबारा से एक बार फिर समझेंगे। देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है? इन्होंने बोला भाई ये जो अर्थव्यवस्था है, ये जो थॉट है, समाजवादी जो थॉट है, ये थॉट इस प्रकार की थी कि जो अर्थव्यवस्था पर किसका अधिकार होना चाहिए? अर्थव्यवस्था पर समाज का अधिकार होना चाहिए। समाज द्वारा चुनी हुई सरकार का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर अधिकार होना चाहिए। इन्होंने ज्यादा से ज्यादा, देखिए उदारवाद में प्राइवेटाइजेशन पे जोर दिया गया था, लेकिन यहां पर इन्होंने किस पर जोर दिया है? सरकारी व्यवस्था पर। भाई स्कूल कॉलेज फैक्ट्रियां सारी की सारी कैसी हो? गवर्नमेंट के अंडर हो, गवर्नमेंट चलाए उन सब चीजों को। तो यहां पर जो सरकारी नौकरियां हो, ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरी हो, ज्यादा से ज्यादा सरकारी फैक्ट्री हो, ज्यादा से ज्यादा सरकार का जो सिस्टम है, भाई मैं ये कहूं कि जो पैदावार पूरा का पूरा हक किसका? अर्थव्यवस्था पर सरकार का होना चाहिए। बट वो सरकार किसके द्वारा चुनी हुई होनी चाहिए? समाज के द्वारा। ऐसा लेनिन ने कहा था। ओके, आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा दोस्तों कि सर ने ये नहीं बताया कि ये अर्थव्यवस्था कहां पे थी, ये व्यवस्था कहां पे थी? आइडियोलॉजी मार्क्सवादी, समाजवादी और साम्यवादी कहां पे थी? तो दोस्तों मेरा यहां पे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोगों के, मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे पढ़ाए हुए, मेरे मित्र हैं, मेरी बहनें हैं, वो जरूर एक बार रिप्लाई करेंगी। मैं पूछना चाहूंगा उदारवादी व्यवस्था कहां पर लागू थी? मार्क्सवादी व्यवस्था कहां पर लागू थी? समाजवादी व्यवस्था कहां पर लागू थी? एंड साम्यवादी व्यवस्था कहां पर लागू
है। 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन समझो या 1 क्वेश्चन समझो, ये मेरे को रिप्लाई देंगे ही देंगे। ये नहीं है कि किसी ने पहले रिप्लाई कर दिया तो आप लोग रिप्लाई नहीं देंगे, नहीं। जो स्टूडेंट देख रहा है, जिसने पहले किया करने दो। आप अपनी अंतरात्मा से, आपके ऊपर छोड़ा मैंने, बिना देखे, बिना कहीं से सर्च मारे, नेट पे ढूंढे, कभी तुरंत गूगल खोलो और बोलो लिबरलिज्म कहाँ थी और फिर वो आंसर टाइप कर दो। नो, अपने आप को भी चेक करते रहना कभी कभी दोस्तों, मेरे मित्रों। चलिए, उसके बाद बात होगी समाजवाद की। बात करी मैंने, इसके जो जनक है वो कौन है? लेनिन है। फादर ऑफ समाजवाद कौन है? समाजवादी लेनिन है। इस विचारधारा में क्या था कि जो गवर्नमेंट होगी, जो गवर्नमेंट किसके द्वारा चुनी जाएगी? वो समाज के द्वारा चुनी जाएगी और उसका अधिकार होगा किस पर? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर। ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कूल होंगे, सरकारी फैक्ट्री होंगे, सरकारी काम होंगे। इन्होंने सरकारी जो तंत्र पर ज्यादा जोर दिया, किसके अंदर? समाजवाद के अंदर। अब ये व्यवस्था क्या हुआ? अब ये व्यवस्था थोड़ी सी और आगे पूर्व की तरफ चली और ये कहां पहुंच गई? मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, साम्यवाद की बात करेंगे हम। और भारत में कौन सा? लोकतंत्र समाजवाद है, ध्यान रखना, लोकतांत्रिक समाजवाद है भारत के अंदर। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रेम्बल में कब जोड़ा गया ये वर्ड? 1976-42 संविधान संशोधन के द्वारा ये शब्द जोड़ा गया था। उसके बाद बात करूं मैं साम्यवाद की। साम्यवाद के जनक कौन थे? तो माओ त्से तुंग, माओ त्से तुंग समाजवाद के कौन थे? जनक थे दोस्तों। और इस व्यवस्था के अंदर इन्होंने क्या कहा? ये बिल्कुल खिलाफ है समाजवाद के, ये समाजवाद के बिल्कुल खिलाफ थे। इन्होंने बोला कि भाई गवर्नमेंट चुनी जानी चाहिए और गवर्नमेंट के ऊपर ये कम्युनिज्म, ये कम्युनिस्ट जो है, कम्युनिस्ट लोग हैं, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल, इनका मानना यह था कि भाई गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ लोगों का एक समूह होना चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ लोगों का एक समूह होना चाहिए। वो लोग फैसला करेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होगी, देश की अर्थव्यवस्था कैसी चलेगी। यानी कि जो गवर्नमेंट के ऊपर जो लोग होंगे, गवर्नमेंट जो चुनी जाएगी उसके ऊपर भी कुछ लोगों का चुनाव होगा और वो लोग पावरफुल लोग होंगे, एक ग्रुप ऑफ पीपल, जो पावरफुल लोगों का एक समूह होगा और वो समूह डिसीजन करेगा कि अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए। वो समूह क्या डिसीजन करेगा कि अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए। ये साम्यवाद के अंदर, और ये समाजवाद के भाई प्रबल विरोधी थे। चलो यहां पे मैं बता देता हूं, जो साम्यवाद है वो कहां पे है? चाइना में। कम्युनिस्ट बोलते ही आप लोगों को समझ गए होंगे, और ये भी समझ रहे हैं कि अभी चाइना की कंडीशन क्या है, चाइना ने विश्व को क्या दिया है। ये आप लोग मेरे से ज़्यादा बेटर अंडरस्टूड है। मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि ये पब्लिकली मंच है और मुझे ऑथराइज भी नहीं है। मुझे सिर्फ इतना ऑथराइज है आप लोगों को ये बताना कि कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ पर है, कम्युनिस्ट लोग कहाँ पर है, साम्यवाद कहाँ पर है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके जनक कौन थे? माओ त्से तुंग, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, बात करी थी मैंने अपने सेकंड के समाजवाद की, और समाजवाद को समझाने के लिए मैंने ये जो आइडियोलॉजी थी इसको समझाने के लिए मैंने 3 आइडियोलॉजी और का जिक्र किया, जिसमें उदारवाद का जिक्र किया, मार्क्सवाद का जिक्र किया, समाजवाद और साम्यवाद का जिक्र किया। आपका रिवीजन करा देता हूं मैं एक बार 1 मिनट में, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें इसके जनक का आपको पता लगा, प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जोर देती है। मार्क्सवाद ये बोलता है कि भाई पूरा अधिकारी मजदूरों का होना चाहिए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर जो हक है वो मजदूरों का है, पूंजीपतियों से छीन लो पैसा, दुनिया के सारे मजदूर इकट्ठे हो जाओ। इसमें समाजवाद में क्या बोला है इन्होंने कि भाई गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट का चुनाव समाज के द्वारा होना चाहिए, समाज जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उस पर हक किसका होना चाहिए? गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट सरकारी तंत्र, सरकारी लोग हो, सरकारी स्कूल हो, सरकारी नौकरियां हो, बहुत ज्यादा ये समाजवादी समझ में जोड़ा गया। साम्यवादी में क्या बोला गया इन्होंने? भाई जो गवर्नमेंट हो उस गवर्नमेंट के ऊपर भी एक ग्रुप ऑफ पीपल हो, लोगों का समूह हो, और जो कि गवर्नमेंट पर राज करे, और जो ये बताए कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चलेगी। ये आइडियोलॉजी दुनिया के अंदर थी, और इसी में मैंने आप लोगों के सामने दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया आप लोगों के बीच में। वो ये उदारवाद कहां से चला था, मार्क्सवाद कहां था, समाजवाद कहां था, साम्यवाद कहां था, ये मेरा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में। चलिए एक बार जिस मेरे मित्र ने स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, या कोई बात समझ में नहीं आई हो, बोलने को तो मैं इन 4 वर्डों पे शाम तक बोल सकता हूं दोस्तों, जो जानते हैं उन्हें पता है, लेकिन सिर्फ अनर्गल बातें नहीं करेंगे हम, सिर्फ जो उतनी बातें करेंगे जो हमारे काम की है। बेसिक्स मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी मेरी तरफ से, और हमेशा ही उज्जवल परिवार करता रहता कोशिश, और आप लोग भी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, ये हमें पता है। चलिए दोस्तों, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या फिर मैं आगे इसको रफ करता हूं भाई।
चलिए भाई, चलिए दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जो समाजवाद शब्द था ये भारत में कैसे आया, भारत में कैसे प्रभावी हुआ, ये मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं। देखिए, देखिए भाई, देश आजाद हुआ तो उस समय दुनिया में विचारधाराएं थी, उदारवादी थी। देश दो ग्रुपों में, पूरी दुनिया दो ग्रुपों में बटी हुई थी। पूरी दुनिया दो ग्रुपों के अंदर बटी हुई थी और उदारवाद का बोलबाला था। कुछ लोग उदारवाद को मान रहे थे और कुछ लोग किसको मान रहे थे, इसको अपने समाजवाद को मान रहे थे। और समाजवाद की बात करूं मैं, चलो यहाँ पे आंसर भी हो जाएगा आपका, जिन्होंने पहले नहीं दिया वो अब दे सकते हैं। जो उदारवाद था वो यूएसए में था, यूएसए चेक करना भाई। और जो समाजवाद शब्द की जो मैं बात कर रहा हूं ये यूएसएसआर। दुनिया पूरी क्या थी, दो हिस्सों में बटी हुई थी। जो जिसका पक्षधर था वही आइडियोलॉजी अपना रहे थे। बात है ये मतलब 1950 के आसपास की बात है। 47 में तो हम आजाद हुए थे। लेकिन हुआ क्या कि उस समय हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया भाई, दुनिया पूरी दो गुटों में बटी हुई थी तो उन्होंने गुट निरपेक्षता को अपनाया। उन्होंने बोला भाई नहीं, हम ना तो इनमें शामिल होंगे ना इनमें शामिल होंगे। हालांकि उनके ऊपर प्रभाव था, समाजवाद का प्रभाव था और रशिया को पसंद करते थे, क्योंकि रूस ने हमेशा ही भारत की, क्या सोवियत संघ ने, रूस ने क्या किया था, भारत की हमेशा ही मदद करी, हमेशा ही मदद करी है और आगे भी करता रहेगा। मैं भी मुझे ऐसा लगता है। तो जब इस टाइप की बात थी, दुनिया पूरी बटी हुई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक जो निरपेक्ष, गुट निरपेक्षता को अपना लिया। यानी कि भाई हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। उस समय जब आइडियोलॉजी कोई देश अपनाता था उसका मतलब ये होता था कि उस देश का पक्ष ले रहा है, तो इन्होंने ना इसको अपनाया नहीं। लेकिन आगे चल करके क्या हुआ, जो हमारी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, क्वेश्चन बहुत सुंदर बनता है, पूछ लिया जाता है कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी ये आप लोगों को पता है, श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्हें किस नाम से जाना जाता था, आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है मेरे मित्रों, मुझे ये बताएंगे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले मंत्रिमंडल में किस पद पर थी, मंत्रिमंडल में उनके पास कौन सा मंत्रालय था। ये मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए दूसरा और निकल करके आ गया है। ये मैं चाहता हूं आप लोग जरूर रिप्लाई करें, ठीक है भाई। दोबारा से सुनेंगे, क्वेश्चन है, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले मंत्रिमंडल में किस मंत्री मतलब कौन सा मंत्रालय उनके अंडर था, या किस मंत्री कौन सा पद उनके पास था। चलिए दोस्तों, जब इन्होंने क्या किया, जब 1971 में जो लड़ाई हुई थी, लड़ाई के अंदर भी पाकिस्तान या चाइना की जो भी लड़ाई हुई हो, जिसमें भी उन्होंने, रशिया ने हमारा साथ दिया। इससे क्या प्रभावित हुई, हमारी जो सरकारें थी वो सारी प्रभावित रही। और इंदिरा गांधी दौरे पर गई, कहां पर, इंदिरा गांधी दौरे पर गई, रशिया में दौरे पर गई। और वहां पर जाके देखा उन्होंने, तो इन्होंने क्या किया, 1976 में समाजवाद को अपना लिया भाई, समाजवाद को अपना लिया देश के अंदर, समाजवाद को लागू कर दिया। ध्यान रखना भाई, समाजवाद को लागू कर दिया। यही से पूछा, इसीलिए बोलता हूं 42वां जो संविधान संशोधन था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही समाजवाद शब्द को प्रस्तावना या प्रेमल के अंदर जोड़ा गया था, आप लोगों को पता है। लेकिन हुआ क्या, 1991 में यहां पे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, अभी फिलहाल भारत की जो अर्थव्यवस्था वो कैसी है, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था भाई, ध्यान रखना, मिश्रित, मिक्स अर्थव्यवस्था है, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। 1976 के बाद क्या, 1991 एक डेट है 1991, और यहां पर क्या हुआ भाई, यूएसएसआर, सोवियत संघ का विघटन हो गया। यूएसएसआर क्या हो गया, टुकड़ों में बिखर गया। देखिए दोबारा सुनिए भाई, हमारे ऊपर क्या है, समाजवाद का बड़ा प्रभाव रहा, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रभावित थे।
लेकिन उनकी मजबूरी थी, वो किसी गुट में शामिल होना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, गुट निरपेक्षता की तरफ अपना रुझान रखा। लेकिन उसके बाद जब उनकी जो बेटी थी आयरन लेडी, जैसे प्रधानमंत्री बनी, वो दौरे पे गई और देश के 2-3 युद्धों में जब रशिया ने हमारा साथ दिया तो ऑटोमेटिक और झुकाव हमारा उनकी तरफ हो गया। तो क्या हुआ, 1976 में समाजवाद को अपना लिया और यहां पर समाजवादी व्यवस्था लागू कर दी। अब देखिए 1991 में क्या हुआ, जब यूएसएसआर का क्या विघटन हो गया, तो आर्थिक मंदी का दौर चल पड़ा। आर्थिक मंदी आ गई, आर्थिक मंदी आ गई और इस मंदी से उभरने के लिए हमें कुछ चेंज करने पड़े। चल नहीं पाया, ज्यादा चल नहीं पाया, इसलिए उसके बाद 1991 के बाद हमें क्या करना पड़ा, मिक्स अर्थव्यवस्था अपनानी पड़ी, जिसमें कौन सी विचारधारा शामिल करी हमने, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के जो विचारधारा थी वो हमने शामिल कर ली और हमारी जो अर्थव्यवस्था कैसी होगी, मिक्स अर्थव्यवस्था हमारी यहाँ पर होगी। ओके, आर्थिक मंदी की बात करूं तो अभी भी जैसे आसार बने, जैसे कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है, इसके चलते हुए भी मंदी के आसार हैं। भाई काफी दिन से लॉकडाउन रहा है, गवर्नमेंट का बहुत घाटा हुआ है, तो आप लोगों को उस चीज के लिए भी तैयार रहना चाहिए। चलिए, आर्थिक मंदी आई 1991 तक ये समाजवाद का बोलबाला रहा, लेकिन 1991 के बाद क्या हो गया, इस मंदी से उभरने के लिए हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना पड़ा। और यहां पर बता दूं मैं, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, बहनों मेरी, 1991 में वित्त मंत्री कौन थे, चलो बताइए, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, और यहां पर एक और व्यवस्था लेकर के आए, जो एक चीज निकल करके आई, वो क्या निकल करके आई, एलपीजी पॉलिसी आई और इस पॉलिसी को अपनाया गया। एलपीजी, लिबरल प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी को कब अपनाया गया, 1991 में। ध्यान रखना भाई, एलपीजी, इसको क्या बोलते हैं, लिबरल प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस व्यवस्था को अपनाया गया और इसको अपनाते ही क्या हुआ, आर्थिक मंदी के दौर से हमें उभर गए। ये यहां आप लोगों को पता होना चाहिए। मोटी सी बात मैंने बताई है, इसमें 2-4 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं। हालांकि ये प्रेम्बल का टॉपिक नहीं है, फिर भी जब आ रहा है सामने तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए भाई। ये आपका समाजवाद की फिर परिभाषा वही कि समाजवाद का सीधा संबंध अर्थव्यवस्था से है। अर्थव्यवस्था कैसी होगी, अर्थव्यवस्था पर किसका अधिकार होगा, तो समाज के द्वारा चुनी हुई सरकार का अधिकार होगा। समाजवाद भारत में कब अपनाया गया, 1976, और कब तक रहा, 1991 में। 1991 में फिर हमने एलपीजी पॉलिसी को अपनाया। किस पॉलिसी को, एलपीजी पॉलिसी को अपना लिया। और वित्त मंत्री उस समय कौन थे, और दोस्तों यहां पे एक क्वेश्चन और बहुत सुंदर निकल कर आ रहा है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, 1991 में भाई, 1991 में। तो यहां पर वित्त मंत्री अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने दिमाग लगाया और एलपीजी को अपनाया। इस जैसे ही प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यहां पर मिक्स हुई भारत के अंदर, तो अर्थव्यवस्था कैसी होगी, मिक्स अर्थव्यवस्था होगी। ये आप लोगों के बीच में क्लियर हो चुका है। अगला जो शब्द है वो है धर्मनिरपेक्ष। चलिए दोस्तों, अब मैं बात करूंगा किसकी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आपने जो भाई राइट डाउन करना था आप राइट डाउन कर सकते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ भाई, 4-5-6 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन आपके बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन रहे हैं, या आप लोग इनको नोट कर सकते हैं। ओके भाई, अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अगला जो पॉइंट हमारा धर्मनिरपेक्ष व पथ निरपेक्ष। अब देखिए दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष, धर्म क्या है, सबसे पहले बात करूं मैं धर्म। धर्म धारण किया जाता है, ध्यान रखना दोस्तों, धर्म धारण किया जाता है ऐसी जीवन शैली, एक ऐसी शैली जिसके अनुसार लोग जिंदा रहते हैं, जिसके अनुसार लोग उस शैली को लोगों ने अपने जीवन में अपना रखा है या धारण कर रखा है। मतलब जीवन शैली में जीवन शैली में जिस प्रकार के प्रिंसिपल और रूल अपना रखे हैं या धारण कर रखा है, तो धर्म क्या है भाई, धर्म धारण किया जाता है, धर्म धारण किया जाता है।
और इसके बिना आदमी क्या है? शून्य है। इसके धर्म के बिना आदमी क्या है? शून्य है। ध्यान रखना भाई, ये शब्द किसने कहे थे? महात्मा गांधी ने कहे थे भाई ये शब्द। तो धर्म क्या है? धर्म धारण किए जाते हैं। धर्म धारण मतलब जीवन जो शैली है, जो नियम और रूल है, हम किसी धर्म के अनुसार जो शैली अपनाएंगे, जैसे सिख धर्म की शैली अलग है, हिंदू धर्म की शैली अलग है, मोमडन धर्म की शैली अलग है, मुस्लिम धर्म की शैली अलग है। तो धर्म क्या है? धारण किया जाता है। और धर्म के बिना व्यक्ति को क्या माना गया? शून्य। इसका मतलब ये भी कतई नहीं है कि व्यक्ति धर्म को छोड़ नहीं सकता है। मेरे मित्रों, धर्म को छोड़ सकता है, व्यक्ति धर्म को छोड़ सकता है। अब जब आपके समझ में एक अर्थ आ गया क्या कि धर्म क्या है, धर्म धारण किया जाता है, ऐसी शैली, ऐसे विचार, ऐसे नियम जो व्यक्ति अपनी मर्जी से धारण करता है या जन्मदर जो चले आते हैं, वो क्या है? धर्म है। और धर्म के बिना व्यक्ति शून्य है, ये भी आप लोगों। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति धर्म छोड़ नहीं सकता, छोड़ सकता है। व्यक्ति धर्म छोड़ सकता है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं, करूंगा अभी किसकी? धर्म निरपेक्ष की। यानी कि देखिए भाई, धर्म निरपेक्ष यानी कि धर्म के ऊपर कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्म के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। चलिए दोस्तों, मुझे मेरा समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं, धर्म और पंथ निरपेक्ष में फर्क है। देखिए, धर्म का मैंने आपको बताया, पंथ क्या होता है कि एक धर्म के अंदर पंथ दो अलग हो सकते हैं। जैसे श्वेतांबर, जैसे अगर मैं बात करूं श्वेतांबर, दिगंबर, बौद्ध धर्म की बात करें महायान, हीनयान। जैन धर्म में श्वेतांबर और ये अपने दिगंबर हो गए, महायान, हीनयान हो गए। जैन धर्म में महायान, इसमें सॉरी बौद्ध धर्म में महायान, हीनयान हो गए। इस प्रकार से ये पंथ हो गए। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि भारत क्या करेगा? सभी धर्मों को क्या करेगा? समान देखेगा, सभी धर्मों को समानता देगा, सभी धर्मों को समान हक देगा। लेकिन मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, भारत की जो गवर्नमेंट है वो किसी धर्म के अनुसार नहीं चलेगी। ये आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। अगला जो टॉपिक रहेगा मैं उसके ऊपर यहाँ आपको देखिए बहुत बढ़िया है, मैं यहाँ थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ 5-10 मिनट धर्म के ऊपर, लेकिन अभी जो समय नहीं है। अगली जो क्लास रहेगी हमारी जब भी पॉलिटी की, नेक्स्ट टाइम जब भी रहेगी, तो हम यहीं से अपना टॉपिक शुरू करेंगे। और जो मेरे मित्र, जो मेरे दोस्त पहली बार देख रहे हैं, मैं फिर उनको बोल रहा हूँ, वो कृपया करके मेरी पिछली क्लासें देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया बेहतरीन से। और हमने जो पढ़ाने का जो तरीका हमारा रहा है, उज्ज्वल परिवार की तरफ से ये रहा है कि हमने जिस टॉपिक को उठाया उसको हमने ख़त्म किया। ये नहीं कि जहाँ से मर्जी से वो बोलते ना, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति निकुंबा जोड़ा वाली बात नहीं है कि कोई टॉपिक कहीं से उठाया कोई टॉपिक नहीं। हम प्रॉपर अपने एक वे में चल रहे हैं, प्रॉपर एक सिलेबस को लेकर के चल रहे हैं। और सिलेबस भी SSC CAGL, और अगर मैं बात करूँ IAS प्रीलिम्स तक की, तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग कॉमेंट्स जरूर करेंगे आपको कैसी लगी क्लास। थैंक यू, डू दी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। मैं मिलता रहूँगा आप लोगों के बीच में, फिर आऊँगा अपनी एक और नई क्लास लेकर के। जय हिंद दोस्तों।